नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब में से कक्षा छठी पाठ संख्या 5 अक्षरों का महत्व अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 5 अक्षरों का महत्व। प्रश्न संख्या 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? उत्तर है, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, परंतु अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया और मानव द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ाने व उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब कारणों से अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ये कहा गया है। तो सीधी सी बात है, जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले का कुछ भी लिखा हुआ हमारे पास नहीं है। तो जब अक्षरों की खोज हुई तभी से इंसान ने, मानव ने इतिहास लिखना शुरू किया और उसके बाद का जो वेरवा है हमें प्राप्त होता है। यही जो अक्षर हैं, इन्हीं को जो उसने, मानव ने एकत्रित किया है, तो संभाल के रखा है, वही विकसित होते होते अब तक हमारे पास बने आ रहे हैं, जिसके कारण मानव के जो जीवन है वो प्रगति पथ पर विकास करने लगा है, तरक्की करने लगा है और व्यक्ति सभ्य भी बन रहा है। यही कारण है कि अक्षरों ने हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए कहते हैं कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रश्न संख्या 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर है, अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचार व भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। इससे उन्होंने और अच्छी तरह अपने विचारों व भावों को मानव, सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया और धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए। जैसे कि हम जानते ही हैं, जो मानव है पहले वो आदि मानव था, जंगलों में रहता था। उसे अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर इतना अच्छा पकड़ नहीं थी, जिसके कारण उसके पास ज्ञान का अभाव था, ज्ञान नहीं था और वो जंगलों में इधर उधर भटकता रहता था, कंदमूल खाता, गुफा में रहता और शरीर पर अपने पत्ते बांध कर रहता। और जब उसने अक्षरों की खोज की, तब से वह अपने इतिहास को उसने लिखना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया और उसके बाद ही उसका जो जीवन है विकसित होने लगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो अक्षर की खोज की गई है, ये 6000 साल पहले की गई थी। 6000 साल से पहले ये अक्षरों की खोज शुरू की गई थी और अब तक वो विकसित होते होते वो अब संपूर्ण भाषाएं बन चुके हैं। तो पहले जो व्यक्ति थे, आदि मानव थे, वो अपने जीवन के जो अपने मन के भाव थे या विचार थे, वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लिया करते थे। जैसे पक्षियों का चित्र बना दिया, जानवरों का बना दिया या सूर्य का या चंद्र का, ऐसे चित्र बनाकर अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा विकसित करने के बाद जब भाषा विकसित हुई तो उन्होंने देवी देवताओं के चित्रों को दर्शाना शुरू कर दिया और उसके बाद और विकसित होने के बाद धीरे धीरे ये अक्षर होंद में आने लग गए और इसके साथ ही भाषा होंद में आई। और भाषा आने के बाद अब तरह तरह की कितनी ही भाषाएं हम देखते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और ऐसा है, माना जाता है कि अक्षरों की खोज 6000 साल पहले शुरू की हुई थी। प्रश्न संख्या 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है,
पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। तो जो आदि मानव था या उससे बाद में जब थोड़ा सा उसने विकास कर लिया था, तब वो अपने मन के भाव या विचार या कोई भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाता था, तो वो अपने मन के विचार या भाव दूसरों तक व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लेता था, संकेतों का सहारा लेता था, जिसमें वो पशु पक्षियों के, आदमियों के, सूर्य चंद्र के चित्र बनाकर अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने व्यक्त करता था या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। निबंध से आगे प्रश्न संख्या 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर है, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनि द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दो रूपों लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी हुई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण है। तो मुख से निकली हुई हर एक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के द्वारा ही हम बोलते हैं और किसी भाषा को बोलकर ही व्यक्त करते हैं। अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने हम बोलकर जो व्यक्त करते हैं वो ध्वनियों के द्वारा ही करते हैं। ध्वनियों के द्वारा व्यक्ति बोलता है, जबकि अक्षरों द्वारा लिखकर अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो इसलिए जो भी बातें कानों में सुनते हैं हम या कोई भी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है वो ध्वनि है। ध्वनि भी अक्षरों की भांति ही भाषा की महत्वपूर्ण स्तंभ कह सकते हैं इसे, कि ये महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके सहारे पर पूरी की पूरी भाषा खड़ी है। अक्षर और ध्वनियाँ एक समान रूप से भाषा के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रश्न संख्या 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। उत्तर है, तो ये उत्तर जो आपने करना है ये स्वयं करना है। आप मौखिक भाषा के बारे में, जो बोलचाल की भाषा है, जो व्यक्ति मन के विचार या भाव बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आपने अपने आप लिखना है और अपने शिक्षक से, अपनी कक्षा में अपने अध्यापक से बातचीत करनी है इस विषय पर। तो अगर आप ये प्रश्न लिखना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई है, भाषा किसे कहते हैं, भेदों सहित वर्णन। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक मिल जाएगा आपको, या हमारे चैनल में आप आकर, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप व्याकरण भाग में से इसे देखकर भाषा किसे कहते हैं, भेदों सहित वर्णन करें, इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी भाषा किसे कहते हैं, कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं और कौन सी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। ये सारी भाषाओं पर वीडियो बनाई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर है, ये सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। ये मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है, तो इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। तो हम जानते ही हैं, साइंस, विज्ञान, जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, तो विज्ञान में कोई भी खोज की जाए तो उस खोज के साथ खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिख दिया जाता है कि ये खोज इस विज्ञानी ने की है। लेकिन जो भाषा है तो इसके साथ किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा है। वो क्यों? क्योंकि ये जो भाषा की खोज की गई है, भाषा का जो होंद हुई है, तो किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। तो इस पे सारी की सारी मानव जाति
के प्रयास और अभ्यास के फलस्वरूप ही ये होंद में आई है। इसका विकास पूरी की पूरी मानव जाति द्वारा किया गया है। ये जो अक्षर बने हैं तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाए हैं, ये पूरी की पूरी मानव जाति के प्रयासों और अभ्यासों में समय समय पर बदलाव आते आते ये विकसित हुए हैं। इसलिए इसके साथ किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, तो इसीलिए इसके साथ किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। प्रश्न संख्या 4, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें से दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है जिसे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। क्या शानदार दिन है, तो इसे हिंदी में, पंजाबी में, उड़िया, तेलुगु में, उर्दू में, बंगला में और तमिल में अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। आप भी ऐसे कई भाषाओं के शब्द लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना। पुराने ज़माने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर है, पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें ये भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसीलिए वह सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, प्राचीन समय में मानव जंगलों में रहता था, आदि मानव, तो वहाँ उसका दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं था, उसको इतना ज्ञान नहीं था, तो इसलिए उस समय वो ईश्वर में ही निष्ठा रखता था। वो सोचता था कि जो भी काम ये करते हैं वो ईश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है और जो भी अजीबोगरीब कार्य होते हैं, जो भी वो अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देखता था, तो उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये ईश्वर द्वारा ही किया गया है, क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचता था कि वे काम मानव भी कर सकते हैं, क्योंकि मानव को इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए वो उसकी सारी निष्ठा भगवान में थी। तो वो मानव द्वारा कार्य ना किया हुआ सोचकर ईश्वर द्वारा किया हुआ मानता होगा। इसीलिए वो कहता है कि ये जो अक्षरों की खोज भी की गई है, ये भगवान द्वारा की गई है, किसी इंसान द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसानों के पास इतना ज्ञान होता ही नहीं है, व्यक्ति मानव इतना ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। इसलिए इसकी खोज है जो भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। प्रश्न संख्या 2, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर है, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों में हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर और मानसिक विकास होता है। खेल हम में सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। तो जैसे अक्षर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, वैसे ही ये जो गीत हैं, नृत्य हैं, खेल हैं, तो ये भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीत होता है गाना, नृत्य होता है नाच, डांस, खेल होता है गेम। तो ये तीनों चीज़ें भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्योंकि ये हमारी संस्कृति को विकसित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। और इसमें जो संगीत होता है उसमें 3 विधाएं शामिल होती हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। गायन होता है गाना, ताल सुर होता है जो पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, ताल बज रही होती है, चाहे वो ढोल की हो, चाहे गिटार की, चाहे वीणा की। तो नृत्य होता है डांस, नाच। तो ये 3 जो विधाएं थी ये संगीत में शामिल होती हैं।
तो इस संगीत को सर्वश्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। तो इसी प्रकार जो खेल हैं वो भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है इसको भी। और जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलना अब आवश्यक हो गया है। इससे क्या होता है, हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है और इससे हम कई सारे गुण सीखते हैं, जैसे सहयोग, एकजुट होकर रहना, सहनशीलता, अगुवाई का गुण, नेतृत्व मतलब अगुवाई का गुण आदि हमारे अंदर गुण ऐसे विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती। तो उत्तर है, अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो क्या होता। तो अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त ना कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अक्षर होने के कारण ही मानव ने अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया था। तो उसी तभी से जो इतिहास लिखा गया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को मिलता गया और हम लोग अपना पीछे जीवन के बारे में वही पढ़कर जानते रहे हैं। लेकिन अगर अक्षर ही ना होते तो हमें कुछ भी अपने जीवन के बारे में, अपने पिछले जीवन के बारे में, मानव के इतिहास के बारे में कुछ भी पता ना होता। इसके अतिरिक्त हम अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने लिखकर प्रकट ही नहीं कर पाते और हम आज जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं होते, जबकि हजारों साल पहले जैसे जंगलों में घूमता था आदि मानव वैसे ही रह रहे होते, क्योंकि हमें इतनी जल्दी विकसित होने में जो अक्षरों का योगदान है वो नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करने में असमर्थ होते। तो ख है, अगर भाषा ना होती तो क्या होता। तो भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ साथ रहकर ही भी अलग अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। तो अगर भाषा ना होती तो क्या होता। तो हम भी अपने मन के विचार ना तो बोलकर दूसरों के सामने प्रकट कर पाते, ना ही अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने लिखकर प्रकट कर पाते और हम ज़्यादा सामाजिक भी नहीं हो पाते, ना ही समाज में अपना कोई स्थान बना सकते थे, क्योंकि हम जब भाषा ही नहीं जानते तो हम ऐसे रहते जैसे पशु रहते हैं। पशु एक साथ झुंड में होने के बावजूद भी अकेले अकेले होते हैं, क्योंकि ना वो किसी से बात करते हैं ना किसी से के साथ मिलकर रहते हैं। तो इसी प्रकार ही मनुष्य को अगर भाषा ना होती तो मनुष्य भी जानवरों की भांति ही रहता, जो अलगाव बना रहता, अर्थात सबके बीच में होने के बावजूद भी अकेला ही बना रहता। मनुष्य की भी स्थिति जानवरों के समान ही होती अगर भाषा ना होती। भाषा की बात, अनादि काल में रेखाकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है। उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण। तो ये प्रश्न समझने से पहले आप संज्ञा या सर्वनाम, 2 वीडियो हमने ग्रुप में बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल में। जो प्ले लिस्ट है उसमें व्याकरण की एक प्ले लिस्ट है, तो उसमें सभी व्याकरण के जो वीडियो हैं वो उसमें से आप संज्ञा और सर्वनाम की और विशेषण की और क्रिया विशेषण की ये सारी वीडियो हमने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे उपसर्ग होता है अगेतर। तो किसी भी शब्द के आगे जो शब्द लगता है, आगे कोई भी अंक लग जाए या 2 अंक लग जाए, दोनों के जो अक्षर हैं, ठीक है, जो शब्द के आगे कोई भी अक्षर जुड़ जाए तो वो अगेतर होता है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। अगर वो वर्ण पीछे लग जाए, वो अक्षर पीछे लग जाए तो उसे पिछेत्र बोलते हैं,
प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे असफल, तो सफल के आगे अ लगा हुआ है, यहाँ पे अ है जो वो उपसर्ग है। तो जो जितने भी शब्द दिए गए हैं इनमें जो अ है वो उपसर्ग है, और जिसको बाकी शब्द बच जाता है वो मूल शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पे अगेतर उपसर्ग है जो अ है, बाकी शब्द मूल शब्द है। अब देखिए कि जब ये अ को अलग कर दिया जाता है, उपसर्ग को अलग कर दिया जाता है, जो बाकी शब्द बचेगा मूल शब्द वो क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है हाँ, उनके अर्थों में अंतर आ जाता है। अ उपसर्ग लगा देने से प्रत्यय शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं। तो अर्थात जो शब्द है उसका मतलब उल्टा हो जाता है, उसका अर्थ उससे उल्टा हो जाएगा। जैसे असफल मतलब किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली, और अ को हटा दिया तो सफल, सफल मतलब सफलता मिल गई। अनुचित मतलब बुरा, गलत, तो अ हटा दिया उचित, उचित मतलब सही। अपरिचित, अपरिचित मतलब जिसे हम नहीं पहचानते हों, तो अ को हटा दिए परिचित, परिचित का मतलब होता है जानकार, जिसके बारे में हम जानते हैं। अदृश्य, अदृश्य होता है जिसको हम देख नहीं सकते, तो अ को हटा दिए दृश्य, दृश्य को हम देख सकते हैं जिसे, उसे दृश्य बोलते हैं। अनावश्यक, जो जरूरी नहीं होता उसे अनावश्यक कहते हैं। आवश्यक, आवश्यक होता है जरूरी, ठीक है। तो अनिच्छा, अनिच्छा होता है जिसमें इच्छा ना हो, हमारी इच्छा नहीं है तो अनिच्छा है। तो अ को निकाल देंगे तो इच्छा, अनि को निकालेंगे तो इच्छा, इच्छा है, तो वो उसका जो अर्थ है वो विपरीत हो जाता है। इसी के साथ वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर इत्यादि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 3 जग पानी, 1 किलो जीरा, ये रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध मापतोल में है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। तो इसमें जो विशेषण है, इसलिए आपको विशेषण की वीडियो देखनी पड़ेगी इस प्रश्न को समझने के लिए, और उसके अलग अलग भेदों के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और उसके जो इतने भेद हैं उन सभी के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताया गया है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो हरे रंग के शब्द हैं, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ये जो रिक्त स्थान है उसे भरना है हमने। तो इस जो भी 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें ये एक एक शब्द आएगा, सोच समझकर भरिए। तो यहाँ पे है 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफ़ी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 चम्मच तेल। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर।